ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था आज, और आज संसद की कार्यवाही शुरू होती उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने देश में चर्चा छेड़ दी कि आखिर देश में सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, विपक्ष के पास आइडियाज की कमी है, अगर आइडिया नहीं है तो मैं आइडिया दे देता हूं। इधर विपक्ष बौखला गया, पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया। विपक्ष ने कहा सबसे बड़े ड्रामेबाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। टीएमसी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आए और एक स्वर में कह रहे हैं कि सबसे बड़े एक्टर, सबसे बड़ा ड्रामा करने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए, देश में सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? इसी को लेकर आज चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीएलओ की मौत हो रही है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार को ड्रामा लगता है? उधर टीएमसी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भैया सबसे बड़े ड्रामेबाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। इधर प्रियंका गांधी कह रही है कि दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा ना करना ड्रामा है, आप मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत सारे मुद्दे देश में ऐसे हैं जिस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही, तो क्या चर्चा ना करना ड्रामेबाजी नहीं है? कुछ सवाल मेरे भी हैं, और मेरे एक सहयोगी रहे हैं उमंग मिश्रा, उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया है, और कुछ सवाल मैं भी इसमें जोड़ देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो वाकई वो सरकार से करने वाले सवाल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ड्रामा कौन कर रहा है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जो तुरंत और आज का ताजा मुद्दा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही है। अब ये बिल्कुल 99 रुपए के पास आ गई है। अब सवाल यह है कि जब आप गुजरात के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब आप चर्चा करते थे, आप कहते थे कि रुपया जब गिरता है तो देश की साख गिरती है। तो आज सवाल आपसे यह है कि जब स्थिति यहां तक आन पड़ी है तो फिर क्या इस पर चर्चा ना कर ली जाए कि आखिर 89 रुपए लगभग 60 पैसे तक डॉलर कैसे आ गया? 63 रुपए 33 पैसे था जब सत्ता संभाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज जो 1 रुपए के मुताबिक डॉलर की कीमत है वो 89 रुपए को क्रॉस करके 90 के पास जाने वाली है, और इस पर सरकार ने एक बार भी चर्चा नहीं की, जहमत नहीं उठाई सरकार की वित्त मंत्री ने कि वो आकर कुछ बोले, और जहमत नहीं उठाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो ये बता दे कि क्या देश की साख नहीं गिर रही है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। पॉइंट नंबर 2 तो ये खड़ा होता है कि जीडीपी 8.2% है। अब सवाल ये खड़ा होता है जमीन पर, क्या आपको लगता है कि भारत जो है 8.2 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? नौकरियां नहीं है, नौकरियां लगातार जा रही हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, गरीबों के हाथ में पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बड़ी बात तो ये है कि अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लेंगे कि भैया बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो बोलेगा अच्छा नहीं चल रहा है। महंगाई की हालत इतनी ख़राब है कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकार को चिंता नहीं है। और इन आंकड़ों पर तो विशेषज्ञ भी सवाल उठा चुके हैं, अर्थशास्त्री भी सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि ये जो तरीका है जीडीपी को मापने का, वो तरीका ठीक नहीं है। आप अभी भी बेस ईयर 2011-12 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बात की जो चर्चा है ये तो IMF तक कर रहा है। IMF ने आपको C कैटेगरी में डाल दिया। IMF कह रहा है अकाउंट के मामले में, यानी कि जीडीपी को निकालने के का जो पैरामीटर है उसको IMF ने सही नहीं माना है। उनका ये कहना है कि पहले जो बेस ईयर और जो तरीका था भारत का वो ठीक था, लेकिन अब वो तरीका ठीक नहीं है। लेकिन अब आंकड़े ट्विस्टेड दिए जाते हैं, वक्त पर नहीं दिए जाते हैं, और बेस ईयर कई जगह पुराना इस्तेमाल होता है, और जो सरकारी आंकड़े आते हैं उसमें भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक जैसे आंकड़े नहीं आते, उसमें भी जो अलग अलग आंकड़े हैं वो सामने आते हैं। इसीलिए भारत को C कैटेगरी में डाल दिया है। और अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब आप समझते हैं? अगर हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तो फिर हम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में हम 125 देशों की लिस्ट में भी नहीं आते। क्या इन मुद्दों पर चर्चा ना करना ड्रामेबाजी नहीं है? जब आप विपक्ष में थे तो आप चाहते थे कि सरकार इस पर चर्चा करे, और जब आप सरकार में हैं तो आप चाहते ही नहीं इस पर चर्चा हो। ये हर सरकार के साथ होता है, भले वो यूपी हो, भले वो एनडीए हो, लेकिन
प्रधानमंत्री जी, आपसे हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप ये मुद्दा उठाते थे, आप कहते थे कि भैया डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है, प्रति व्यक्ति आय में हम इतने पीछे क्यों हैं? पहले आपको चिंता रहती थी इन मुद्दों की, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको इन मुद्दों की चर्चा नहीं रहती? तो आखिर क्यों ये ना कहा जाए कि सरकार ड्रामा कर रही है इन मुद्दों पर चर्चा ना करके? और बड़ी बात, विश्व गुरु का जुमला जो लगातार दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 100 जो टॉप के 100 विश्वविद्यालय हैं उसकी सूची में हम कहीं नहीं आते हैं। एक भी यूनिवर्सिटी भारत की ऐसी नहीं है जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल हो। मतलब ये आप देख लीजिए, बच्चे लगातार पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर भी अब ऐसी स्थिति हो रही है कि कहाँ जाए, यूनिवर्सिटीज उतनी वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए देश के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 11 साल हो चुके हैं। अब इन 11 साल में एक यूनिवर्सिटी को वो वर्ल्ड क्लास का दर्जा नहीं दिला पाए, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं करा पाए। अब यहां पर सवाल एक और खड़ा होता है, सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो तक चले जाते हैं, मतलब ऐसी चुप्पी साधते हैं कि वो कुछ कहते ही नहीं है। जगदीप धनखड़, मतलब ऐसा उनका जाना हुआ कि उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। अब गाए बगाए अभी हाल फिलहाल भी उन्होंने कुछ कहा है, उसको लेकर उनका फेयरवेल तक नहीं हुआ। मतलब इतना कुछ हो गया, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं, गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं। ये भी ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर चर्चा सरकार ने क्यों नहीं की। हर मुद्दे पर, लोकतंत्र में हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? जब देश के मुद्दों पर चर्चा की बात आती है, आपको लगता है प्रदूषण तक पर चर्चा नहीं हो रही है। बताइए, प्रदूषण के लिए दिल्ली के लोग, दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके के लोग टाइम आम कर रहे हैं, दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही है। पार्लियामेंट यहां पर है, प्रधानमंत्री यहां पर रहते हैं, राष्ट्रपति यहां पर रहते हैं, उपराष्ट्रपति यहां पर रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली की सीएम रहती है, दिल्ली में इतने सारे सांसद रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, मतलब और देश की राजधानी इतने सारे दूतावास यहां पर है। क्या छवि जा रही है कि दिल्ली तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन चुकी है, एक ऐसा शहर बन गया है जो कि दुनिया भर में प्रदूषित शहर है, लेकिन सोचिए ना, इस बात को लेकर चर्चा ही नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। मतलब यहां पर प्रधानमंत्री को आकर के एक स्टेप लेना चाहिए। क्यों आखिर प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो रही है भाई? तो क्या ये ड्रामेबाजी नहीं है? आप बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं उजली तस्वीर दिखाएंगे, अगर कुछ नेगेटिव है तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? अब देखिए, दूसरे दलों पर, ये वो पार्टी है जो दूसरे दलों पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का दावा करती है, लगातार आरोप लगाती है, लेकिन यहां पर जो कई सारे सीएम बने हैं वो पर्ची निकाल कर बने हैं। इस तरह की चर्चा राजस्थान के लिए भी हुई थी और कई जगह के लिए हुई। तो ये पर्ची वाले सीएम, क्या इस पर आकर के बीजेपी के किसी बड़े नेता को सफाई नहीं देनी चाहिए थी? क्या प्रधानमंत्री को इस पर नहीं बोलना चाहिए था जब इस तरह के आरोप लग रहे थे? चलिए, इस पर भी आप बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी टीडीपी सरकार में शामिल हुई और चंद्रबाबू नायडू पर से जो बड़ा मामला ईडी चला रही थी वो खत्म कर दिया गया। मतलब आप सत्ता में सब बीजेपी के साथ शामिल हो जाइए, आपके सारे दाग वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। आप उठाकर देख लीजिए, अजीत पवार से लेकर कितने नेता ऐसे हैं जो वॉशिंग मशीन में आकर के धुल चुके हैं, उनके दाग ही गायब हो गए हैं, बिल्कुल सफेद शर्ट बन चुकी है। सफेद शर्ट पे जो आपको धब्बे दिखाई देते हैं वो अब आपको नजर भी नहीं आएगा। इस तरह से मतलब बीजेपी वॉशिंग मशीन ऐसी बनी है और ऐसी धुलाई करती है कि दूर दूर तक दाग नजर नहीं आएगा। क्यों आखिर इस पर चर्चा नहीं होती कि आखिर अगर कोई विपक्ष में बैठा हुआ है तो उसके दाग उजले उजले आप दिखा देंगे, आपके साथ शामिल होते ही आप सारे दाग गायब कर देंगे। क्या इस पर जवाब देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूरी नहीं लगता है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो क्या ये ड्रामेबाजी नहीं है? और बड़ी बात, यहां पर जो चुनाव आयुक्त हैं वो तो शायरी सुना रहे हैं। सोचिए ना, वो शायरी सुना रहे हैं और जो शायर है वो कथावाचक बन चुके हैं, और ऊपर से जो कथावाचक हैं वो राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कर रहे हैं, और जो कथावाचक है आप उनको भी उठाकर देख लीजिए। और राजनीति के लोग क्या कर रहे हैं, वो मंदिर में जा जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए, उस पर भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सोनम वांगचुक मतलब इतने बड़े इनोवेटर, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, इनोवेटर रहे हैं, देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। अब इतने बड़े व्यक्ति सोनम वांगचुक जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, वो जेल में हैं। आसाराम बापू को पेरोल मिल रही है, जयराम रहीम को पेरोल मिल रही है, एक बार नहीं बल्कि कई दफा पेरोल मिल चुकी है। तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? आपकी सरकारें क्यों आखिर जो बीजेपी वाली सरकारें हैं वो पेरोल के लिए हामी भर रही हैं? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर प्रधानमंत्री को आकर बयान नहीं देना चाहिए? क्या जरूरी नहीं समझते? सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस पर भी
इस पर भी ड्रामेबाजी हो रही है। और बड़ी बात जो उमंग मिश्रा जी ने उठाई है, संविधान दिवस का उत्सव मनाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो स्पष्ट रूप से संविधान के विरुद्ध बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने वाले व्यक्ति की यात्रा में किस तरह से जो आपके नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। प्रदूषण की बात आप नहीं करेंगे, चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता की बात आप नहीं करेंगे, शब्दों में डी से डी मिला दो, ना से ना मिला दो, बात खत्म। वाकई काफी ड्रामा चल रहा है। अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि विपक्ष भी कह रहा है कि ड्रामेबाजी कौन कर रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, अभी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बीएलओ की मौत हो रही है, क्या एक ड्रामेबाजी थी? ड्रामा कौन कर रहा है पत्रकार साथियों? अखिलेश यादव ने कहा आपकी हंसी बता रही है ड्रामा कौन कर रहा है। दूसरी बात ये, प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि प्रदूषण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एसआईआर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बीएलओ की मौत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा ना करना ड्रामेबाजी है। केसी वेणुगोपाल भी सामने आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी कहते हैं कि ड्रामा पीएम कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों पर नारे लगाते हैं जबकि सरकार मोदी मोदी के नारे लगवाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना दिया राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत बोलकर आए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने संसद में जाने से पहले जो एक रस्म अदायगी होती है पत्रकारों से बात करने की, ये कोई दो तरफा का वार्ता नहीं होता, ये सिर्फ प्रधानमंत्री का एक संबोधन होता है, कोई सवाल वहां से नहीं कर सकता। तो वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया पराजय से बौखला गया है विपक्ष, पराजय को झेल नहीं पा रहा है विपक्ष, पराजय की निराशा से बाहर निकले विपक्ष, ड्रामेबाजी कर रहा है विपक्ष। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ, आप सबको धन्यवाद। तो अब मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आखिर ड्रामेबाजी कौन कर रहा है, ये आप तय करिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे पॉइंट्स में, उमंग जी के पॉइंट्स में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो कृपया करके जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।